हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका IQ स्मार्ट पे। जब भी लोग स्टॉक मार्केट में पहली बार प्रवेश करते हैं तो उन्हें ये सब वर्ड्स सुनने को जरूर से ही मिलते हैं, जैसे कि स्टॉक में ट्रेड कर लो, स्टॉक में इन्वेस्ट कर लो, टेक्निकल एनालिसिस कर लो, फंडामेंटल एनालिसिस कर लो। और ये सब सुनते ही मन में काफ़ी सारे सवाल उठने लगते हैं और काफ़ी सारे डाउट्स आते हैं, कन्फ्यूजन्स आते हैं कि आखिर में ये सब है क्या। और ये सब कन्फ्यूज़न मुझे भी हुई थी जब मैंने पहली बार स्टॉक मार्केट में प्रवेश किया था। लेकिन स्टॉक मार्केट में प्रवेश करने के बाद मैंने स्टॉक मार्केट को अच्छे से सीखा, यानी कि मैंने ये सब को अच्छे से सीखा। इसलिए इस वीडियो में मैं इन सब के डाउट्स आपको क्लियर कर दूंगा, जिससे कि आपको भी ये सब के बारे में अच्छे से पता चल जाए और आप कंफ्यूजन में ना रहो। तो वीडियो को पूरा अंत तक बिना स्किप किए अच्छे से जरूर से देखिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही वैल्यूएबल होने वाली है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। और इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अगर आपको स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने हैं तो सबसे पहले आपको स्टॉक मार्केट के बारे में अच्छे से सीखना होगा। स्टॉक मार्केट को आपको अच्छे से समझना होगा, जिसमें मैं आपकी सहायता कर रहा हूं। इसलिए चलिए इस शुभ कार्य में देरी क्यों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए अब हम टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस को अच्छे से समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप एक बात माइंड में रखिए कि आप चाहे टेक्निकल एनालिसिस का यूज करो या आप फंडामेंटल एनालिसिस का यूज करो, दोनों का यूज करने का मेन मोटिव यही होता है प्रॉफिट कमाना, मुनाफा कमाना। ठीक है, अब यहाँ पे जो टेक्निकल एनालिसिस है तो इसका मेन मोटिव ये होता है कि इसका यूज करके आप शॉर्ट टर्म में पैसे कमाते हो। और फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होता है कि आप इसका यूज तभी करते हो जब आपको लॉन्ग टर्म में पैसे कमाने हो। मैं क्या बोल रहा हूं, आप मेरी बात को फिर से ध्यान से समझिए। टेक्निकल एनालिसिस का यूज हम तब करते हैं जब हमें शॉर्ट टर्म में, यानी कि छोटे समय के अंदर पैसे कमाना हो। और फंडामेंटल एनालिसिस का यूज हम तब करते हैं जब हमें लॉन्ग टर्म में, यानी कि लंबे समय में एक बहुत बड़ा अमाउंट, यानी कि बहुत बड़ा मुनाफा, यानी कि बहुत ज़्यादा पैसा कमाना हो। ठीक है ना। अब आइए हम इन दोनों के छोटे मोटे डिफरेंसेस को समझ लेते हैं, जिससे कि हमें समझ में आ जाएगा कि दोनों में क्या अंतर होता है। ठीक है, देखिए फंडामेंटल एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस शॉर्ट टर्म के लिए यूज किया जाता है और फंडामेंटल एनालिसिस लॉन्ग टर्म के लिए यूज किया जाता है। आखिरकार दोनों का यूज करने का मेन मोटिव यही होता है कि हम यहाँ से प्रॉफिट बना सके। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए टेक्निकल एनालिसिस का यूज हम मेनली तभी करते हैं जब हमें ट्रेडिंग करना होता है, ट्रेडिंग। और फंडामेंटल एनालिसिस का यूज हम तब करते हैं जब हमें मेनली इन्वेस्टिंग करना होता है, यानी कि निवेश करना होता है लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, अब देखिए टेक्निकल एनालिसिस करके जब हम ट्रेडिंग करते हैं ना, तो हम छोटे समय के लिए स्टॉक को, यानी कि कंपनी के शेयर को होल्ड करते हैं, जिस स्टॉक में हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। और फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब ये होता है मोटिव कि हम जिस भी स्टॉक में निवेश कर रहे हैं हम उसे लंबे समय तक के लिए होल्ड करेंगे। और हम अपने होल्ड किए हुए स्टॉक को तभी बेचेंगे जब हमें बहुत बड़ा मुनाफा हो रहा होगा। और तो और कई सारे इन्वेस्टर्स ऐसे भी होते हैं कि जब वो अच्छे से फंडामेंटल एनालिसिस करके किसी कंपनी में अच्छे खासे अमाउंट को निवेश कर देते हैं तो वे उस कंपनी के स्टॉक को कभी नहीं बेचते हैं और सारी जिंदगी उसे होल्ड करके रखते हैं और डिविडेंड कमाते हैं। तो ये होता है इन्वेस्टिंग के फील्ड में। और ट्रेडिंग के फील्ड में क्या होता है कि हमें शॉर्ट टर्म के लिए किसी स्टॉक को होल्ड करना है और जैसे ही हमें प्रॉफिट हुआ हमें तुरंत अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हम कैंडल स्टिक पैटर्न को देखते हैं, हम चार्ट पैटर्न को देखते हैं और उसकी एनालिसिस करते हैं। ठीक है, फिर हम ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं कि किसी कंपनी का जो स्टॉक है ना वो अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, और हम इस ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बनाने के प्रयास में रहते हैं। ठीक है ना। और हम टेक्निकल एनालिसिस में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी यूज करते हैं। इसका मतलब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे समझा रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि AB लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है, और उसका एक स्टॉक है यहाँ पे। ठीक है ना। तो क्या होता है कि अगर इस कंपनी का स्टॉक मान लीजिए कि ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर इसी पॉइंट ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर इसी पॉइंट ऊपर गया फिर नीचे आया, तो ये जो मैं 3 पॉइंट मिल गया ना, जहाँ से ये आ रहा है ऊपर जा रहा है। ठीक है ना। और जो हमें ये 3 पॉइंट मिल गया, यहाँ पे देखिए ध्यान से कि यहाँ से टकरा के जा रहा है नीचे वापस। ठीक है, देखिए स्टॉक प्राइस ऊपर गया, यहाँ से टकरा के नीचे आया,
फिर इस पॉइंट पे टकराया, फिर ऊपर गया, यहाँ से टकरा के फिर नीचे आया, फिर इस पॉइंट पे आया, यहाँ से ऊपर गया, टकरा के नीचे आया। तो हम इस पॉइंट को जहाँ से ये टकरा के वापस नीचे जा रहा है इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस, और इस पॉइंट को जहाँ पे टकरा के वापस ऊपर जा रहा है इसको कहते हैं हम सपोर्ट। फिर से सुनिए, इस पॉइंट को देखिए, इस 3 पॉइंट को देखिए, जहाँ से टकरा के स्टॉक का प्राइस नीचे आ रहा है, यहाँ से टकराया फिर नीचे गया, यहाँ के फिर टकराया फिर नीचे गया, यहाँ के फिर टकराया और फिर से नीचे गया। तो इस पॉइंट को हमने कह दिया रेजिस्टेंस। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे टकराया फिर ऊपर गया, यहाँ टकराया फिर ऊपर गया, यहाँ टकराया फिर ऊपर गया, तो इस पॉइंट को हमने कह दिया सपोर्ट। अब जो ट्रेडर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि स्टॉक का प्राइस अभी यहाँ पे आ गया है, तो यहाँ पे हो गया सपोर्ट, तो यहाँ से मतलब कि एक मिलता है प्रेडिक्शन कि यहाँ से स्टॉक अब ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। तो क्या करते हैं ट्रेडर लोग कि इस पॉइंट पे पैसे डाल देते हैं और स्टॉक को छोटे समय के लिए होल्ड कर लेते हैं, ठीक है, मतलब खरीद लेते हैं। फिर क्या होता है कि जैसे ये प्राइस ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, और जब ट्रेडर ये देखते हैं ना कि मतलब ये जो स्टॉक का प्राइस है वो अपने रेजिस्टेंस पॉइंट पे पहुंच चुका है, तो इस पॉइंट पे क्या करते हैं ट्रेडर लोग कि अपने मतलब कि वो जिस स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं ना उसे सेल कर देते हैं और यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पे खरीदा और यहाँ पे जैसे स्टॉक गया यहाँ पे उन्होंने ट्रेडर ने प्रॉफिट बुक कर लिया। तो ये होता है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, जो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है, ठीक है। अब देखिए साथ ही में ट्रेडर लोग क्या करते हैं कि इंडिकेटर का भी यूज करते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, जैसे RSI इंडिकेटर, बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर, MACD इंडिकेटर, और क्या होता है मूविंग एवरेज, ठीक है ना। तो इस टाइप के इंडिकेटर यूज करते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। इंडिकेटर का यूज करने का मेन मोटिव ये होता है कि वो जिस स्ट्रैटेजी से ट्रेडिंग कर रहे हैं ना तो उन्हें कंफर्मेशन मिल सके कि मुझे इस पॉइंट पे एंट्री लेना है। मतलब आप समझिए कि जब भी इंडिकेटर का यूज कर रहे होते हैं तो हम उसका यूज इसलिए करते हैं कि हमें किस पॉइंट पे ट्रेडिंग करना है और किस पॉइंट पे हमें अपने ट्रेड से बाहर निकलना है, तो इसके लिए यूज किया जाता है इंडिकेटर, ठीक है ना। इसके बारे में हम आने वाले वीडियोस पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप मेन चीज को समझिए जो है टेक्निकल और फंडामेंटल। इस वीडियो में हम इसी चीज को समझ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है कि यह चीज माना जाता है हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ, यानी कि इतिहास खुद को वापस दोहराएगा। इस चीज को आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए। जैसे कि मान लीजिए कि एक कंपनी का एक स्टॉक है, ठीक है ना, तो स्टॉक क्या हुआ कि ऐसे ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऐसे ऊपर गया फिर नीचे आया, ठीक है ना, फिर मतलब ये ऐसे ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऐसे ऊपर गया फिर से नीचे आया, ठीक है ना। तो ऐसे स्टॉक मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, जिस जगह से स्टॉक जा रहा है और वापस नीचे आ रहा है तो वहाँ हमने पॉइंट दे दिया, पॉइंट दे दिया, पॉइंट दे दिया। अब हमने क्या किया कि सारे पॉइंट को हमने जोड़ दिया जिसे हम कहेंगे रेजिस्टेंस, ठीक है ना। और यहाँ पे स्टॉक जिस पॉइंट से टकरा के वापस ऊपर जा रहा है ना तो उस पॉइंट को भी हमने यहाँ जोड़ दिया, ऐसे करके मतलब यहाँ पॉइंट दिया फिर इसे हमने जोड़ दिया, तो इस पॉइंट को हम कहेंगे सपोर्ट, ठीक है। अब क्या होता है तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक मतलब इतिहास खुद को वापस दोहरा रहा है कि जब भी किसी कंपनी का स्टॉक प्राइस अपने सपोर्ट पॉइंट में टकराएगा तो वो टकराने के बाद वापस ऊपर जाएगा, और जब भी किसी कंपनी का स्टॉक का प्राइस अपने रेजिस्टेंस पॉइंट में पहुंच जाएगा तो वहां टकराने के बाद वापस नीचे आएगा। और कई बार ऐसा होता है कि अगर किसी कंपनी का स्टॉक 3 बार से ज़्यादा अपने रेजिस्टेंस पॉइंट में टकरा गया है ना तो चौथी बार चांसेस ये होता है कि वो स्टॉक का प्राइस चौथी बार अपने रेजिस्टेंस वाले पॉइंट को ब्रेक कर दे। इसको बोलते हैं ब्रेकआउट। क्या बोलते हैं? ब्रेकआउट, ठीक है ना। और कई बार ऐसा भी होता है कि अगर किसी कंपनी का स्टॉक 3 पॉइंट से ज़्यादा यानी कि 3 बार से ज़्यादा अपने सपोर्ट में आके ऊपर गया तो चौथे बार में क्या होता है कि अगर ये किसी कंपनी का स्टॉक का प्राइस चौथे बार अगर अपने सपोर्ट पॉइंट में आता है तो वो इसे भी ब्रेकआउट कर देता है, यानी कि और नीचे चला जाता है, ठीक है ना। तो इसको भी बोलते हैं ब्रेकआउट। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ रेजिस्टेंस पॉइंट पे और यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ मतलब कि सपोर्ट पॉइंट पे, ठीक है ना। मुझे लगता है कि आप सबको ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा लग रहा होगा, ठीक है ना, लेकिन आप समझिए मतलब जितना हो सके मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। मैं आने वाले वीडियोस में इसे डिटेल में समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस समझा रहा हूँ तो थोड़ी बहुत ये सब समझाना जरूरी है, ठीक है ना। मतलब देखिए इसको ना ब्रेकआउट बोलते हैं, आप सिंपल में समझिए। ये चीज़ ट्रेडिंग में यूज़ किया जाता है
और एक बात का आप ध्यान रखेगा ना कि स्टॉक मार्केट में कब क्या मूवमेंट होगी, इसको लेकर 100% प्रिडिक्शन कोई नहीं कर सकता है। खैर, टेक्निकल एनालिसिस का यूज करके ना ट्रेडर लोग ये मतलब प्रेडिक्शन करते हैं कि स्टॉक की प्राइस कहां जाएगी और उसी हिसाब से वो ट्रेड करते हैं। अगर किसी ट्रेडर को लगता है टेक्निकल एनालिसिस का यूज करके कि इस स्टॉक की प्राइस ऊपर जाने वाली है तो वो उस स्टॉक में ट्रेड करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो सोच रहे हैं कि स्टॉक प्राइस ऊपर ही जाएगा तो मतलब जरूरी नहीं है कि 100% ऊपर ही जाएगा, वो नीचे भी आ सकता है। यानी कि ट्रेडर का जो प्रेडिक्शन है वो गलत भी हो सकता है। ट्रेडर का प्रेडिक्शन कितना सही होगा ये उसके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है और ये उसके नॉलेज पे डिपेंड करता है और ये उसकी स्किल पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेनली क्या देखा जाता है कि अगर किसी कंपनी का स्टॉक प्राइस 3 बार से ज़्यादा अपने किसी रेजिस्टेंस पॉइंट पे टकराता है तो ये चांसेस रहता है कि वो अपने रेजिस्टेंस पॉइंट को तोड़ के ना ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि ब्रेकआउट देगा। लेकिन ये जरूरी नहीं होता है। ऐसा भी होता है कि किसी कंपनी का स्टॉक प्राइस अगर 3 बार से ज़्यादा अपने रेजिस्टेंस पॉइंट पे टकरा गया है तो चौथी बार 5वीं बार भी वो टकरा के ना वापस नीचे ही आता है, ऊपर नहीं जाता है, यानी कि ब्रेकआउट नहीं होता है, ठीक है ना। और सेम चीज सपोर्ट पॉइंट के लिए भी लागू होती है कि अगर किसी कंपनी का स्टॉक 3 बार से ज्यादा किसी सपोर्ट के पॉइंट पे आ रहा है तो चौथी बार में मतलब नहीं होता है कि ब्रेकआउट दे दे, लेकिन ब्रेकआउट नहीं भी हो सकता है। ये वापस से टकरा के ऊपर जा सकता है, यहाँ पे फिर आएगा और फिर यहाँ से वापस से टकरा के ऊपर जा सकता है, ठीक है ना। मतलब आप मेरी बात को समझ रहे हैं। ज़्यादातर केस में मतलब क्या होता है कि ब्रेकआउट हो जाता है अगर किसी कंपनी का स्टॉक 3 बार से ज़्यादा अपने रेजिस्टेंस पॉइंट में टकराता है, तो मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है। मैंने खुद इस चीज़ को देखा है, लेकिन कई केसेस में ऐसा भी होता है कि नहीं होता है, मैंने ब्रेकआउट नहीं आता है। आप ब्रेकआउट को समझ चुके हैं ना। यहाँ पर जो मैंने आपको समझाया था, अगर आपको समझने में दिक्कत हो रहा है, देखिए अगर आप नए हो ना तो आपको समझने में दिक्कत हो रहा होगा, और अगर आप पहले से मेरे वीडियोस देख रहे हो तो आपको उतना मतलब दिक्कत नहीं हो रहा होगा। और अगर आप मेरे इस चैनल की वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज आप IQ स्मार्ट चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और वहां पे जो फाइनेंशियल IQ और जो इन्वेस्टमेंट एंड स्टॉक मार्केट की जो प्लेलिस्ट है ना, तो इन प्लेलिस्ट की वीडियोस को आप एक एक करके अच्छे से देखिए, तब जाके आपको ये सब समझ में आ सकता है जो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। और आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि स्टॉक मार्केट में जब भी हम टेक्निकल एनालिसिस का यूज करके ट्रेडिंग करते हैं तो हम जो प्रेडिक्शन करते हैं या जो भी इंडिकेटर का यूज करते हैं तो उससे हमें 100% कंफर्मेशन नहीं मिलता है। अगर आपकी स्किल अच्छी है, अगर आपकी नॉलेज अच्छी है ट्रेडिंग को लेकर और टेक्निकल एनालिसिस को लेकर, और अगर आपकी ट्रेडिंग में अच्छी खासी एक्सपीरियंस है ना, तो जो आपकी एक्यूरेसी है ना वो 70% हो सकती है, 80% भी हो सकती है। यानी कि 70 to 80% चांसेस में आप ट्रेडिंग करके प्रॉफिट कमाओगे, लेकिन 100% एक्यूरेसी होना बहुत मुश्किल है या ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ठीक है। ट्रेडिंग में आपको ये मान के चलना है। तो टेक्निकल एनालिसिस जिसका यूज करके हम मेनली ट्रेडिंग करते हैं, तो यहाँ पे जो ये पॉइंट है हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ, इसका सिंपल सा ये मतलब है कि किसी कंपनी के स्टॉक ने एक पैटर्न बनाई और उस पैटर्न को यूज करके किसी ट्रेडर ने प्रॉफिट बनाया, तो अगर उस कंपनी की स्टॉक फिर से अगर वही सेम पैटर्न बनाती है जिस पैटर्न का यूज करके उस ट्रेडर ने पैसे कमाया था, तो वो ट्रेडर फिर से उस स्टॉक में इन्वेस्ट करेगा और वही सेम पैटर्न का यूज करके वो प्रॉफिट कमाने की फिराक में रहेगा, क्योंकि हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ। कि अगर किसी कंपनी के स्टॉक ने ये वाला पैटर्न बनाया मान लेते हैं और इस पैटर्न का यूज करके किसी ट्रेडर ने प्रॉफिट कमाया, तो अगर इस कंपनी का स्टॉक वापस से सेम पैटर्न बनाएगा ना, तो इससे एक ट्रेडर ये सोचेगा कि कंपनी वापस से वही पैटर्न बना रही है जिस पैटर्न का यूज करके मैंने प्रॉफिट कमाया था। तो ट्रेडर क्या करेगा, वापस से इस स्टॉक में एंट्री लेगा ट्रेड करने के लिए ताकि वो प्रॉफिट कमा सके। और एक ट्रेडर अपने माइंड में ये सोच रहा होगा कि कंपनी ने पहले ऐसा पैटर्न बनाया था तब जाके मैंने प्रॉफिट बनाया है, और कंपनी ने वापस सेम पैटर्न बनाया है, यानी कि हिस्ट्री ने खुद को रिपीट किया है, तो मैं इस पैटर्न का यूज करके प्रॉफिट बना सकता हूं। तो इस टाइप का चीज मतलब सोच के ना एक ट्रेडर लोग मतलब क्या करते हैं, ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बनाते हैं, जहां पे वही चीज को समझते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस का यूज कर रहे हैं, यानी कि हम ये देख रहे हैं कि इतिहास खुद को दोहराएगा और हम इसका यूज करके ट्रेडिंग करके टेक्निकल एनालिसिस का यूज करके प्रॉफिट कमाया जाएगा, ठीक है। तो बहुत हो गई टेक्निकल एनालिसिस, अब बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। तो फंडामेंटल एनालिसिस में क्या करते हैं कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं जिससे कि हम लंबे समय में प्रॉफिट बनाते हैं।
इसमें क्या होता है कि हम कंपनी की फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं, हम कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, जिसके लिए हम कंपनी का बैलेंस शीट को देखते हैं कि कंपनी के पास कितने एसेट्स है और कंपनी के पास कितनी लायबिलिटीज़ है। फिर हम कंपनी के सेक्टर को देखते हैं कि कंपनी किस सेक्टर से बिलोंग करती है, क्या वो फार्मा सेक्टर से बिलोंग करती है, क्या वो टेक सेक्टर से बिलोंग करती है, क्या वो बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करती है, क्या वो केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसमें फंडामेंटल एनालिसिस में सेक्टर को आइडेंटिफाई करते हैं। फिर हम कंपनी के बिजनेस को एनालाइज करते हैं कि कंपनी किस तरह का बिजनेस करती है, कंपनी अपना मुनाफा क्या चीज से कमाती है। हम इस चीज को एनालाइज करते हैं, किसमें करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस में हम ये सब चीज करते हैं, ठीक है ना। फिर हम कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पढ़ते हैं कि कंपनी ने कौन कौन से कॉर्पोरेट एक्शन लिए हैं, कंपनी आगे क्या करने का सोच रही है, तो ये सब जानने को मिलता है हमें एनुअल रिपोर्ट्स में। फिर हम कंपनी की पी रेशियो देखते हैं, मतलब कि कंपनी की प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है, यानी कि कंपनी से 1 रुपये मुनाफा कमाने के लिए आप कितने रुपए दे रहे हो ना, इसका पता चलता है पी रेशियो का यूज करके, ठीक है ना। फिर कंपनी का अर्निंग पर शेयर कितना है, फिर कंपनी के ऊपर डेट यानी कि कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ, कंपनी को कितना लॉस हुआ, कंपनी की फिर हम मैनेजमेंट एनालिसिस करते हैं, यानी कि कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है, वे किस प्रकार के डिसीजंस लेते हैं जिससे कि लॉन्ग टर्म में कंपनी की बिजनेस ग्रो कर सके, ठीक है। फिर हम कंपनी की जो ओपोनेंट कंपनी है, यानी कि अगर हम किसी कंपनी की एनालिसिस कर रहे हैं तो कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करती है और कंपनी जो बिजनेस कर रही है, तो वही सेम सेक्टर वाली कोई दूसरी कंपनी जो सेम बिजनेस कर रही हो, हम ये देखते हैं कि इसके जैसे जो दूसरी कंपनी है वो कैसा परफॉर्म कर रही है, इसको बोलते हैं किसी ओपोनेंट कंपनी की एनालिसिस करना। फिर हम ये देखते हैं कि कंपनी कितना डिविडेंड देती है, हर साल कंपनी ने कितना डिविडेंड पे आउट किया है। तो ये सब जो एनालिसिस कर रहे हैं ना, इसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। और इन सब का यूज करके हमारा मेन मोटिव यही रहता है कि हम लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे बेनिफिट कमा सके अगर हम किसी स्टॉक में फंडामेंटल एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो अब मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आपको अब फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में समझ में आ गया होगा कि जब भी हम स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो हम ट्रेडिंग करते हैं, और जब भी हम स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो हम स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, और यहाँ से हम प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में कमाते हैं और यहाँ से हम प्रॉफिट शॉर्ट टर्म में कमाते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये दोनों चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और अगर अभी तक आपने IQ स्मार्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो IQ स्मार्ट को सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन है उसे जरूर से ही प्रेस कर दे, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं जिससे कि आपको वैल्यू मिल सके तो उसकी नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाए। और अगर आप चाहे तो IQ स्मार्ट के साथ कनेक्टेड रहने के लिए आप IQ स्मार्ट की फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और यहाँ तक रुकने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।